दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की ये क्लास है सुपर टेट एग्ज़ाम की, जिसमें हम जियोग्राफी यानी कि भूगोल के 25 प्रश्नों को करेंगे। तो आप देखिएगा कि 25 में से आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिएगा, दिक् सूचक यानी कि कंपास जो है ये क्या होता है। दिशा सूचक यंत्र होता है, मानचित्र मापक होता है, ए और बी दोनों है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो जो कंपास है ये छोटा सा यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम मुख्य दिशाओं का पता लगा सकते हैं, और इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कंपास एक दिशा सूचक यंत्र होता है। अगला प्रश्न है, मानचित्र का मापक किसे कहा जाता है। दो दिए गए बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर मापी गई दूरी, या दो बिंदुओं के बीच धरातल पर मापी गई वास्तविक दूरी, या ए और बी का अनुपात, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, ए और बी जो दिया गया है ये दोनों पॉइंट यहाँ पर इन दोनों का अनुपात ही मानचित्र का मापक कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लघु मापक या मापनी का प्रयोग कब किया जाता है। जब छोटे क्षेत्रों को कागज पर दिखाना होता है, या जब पर्वतों को कागज पर दिखाना हो, या जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग को कागज पर दिखाना हो, या ए और बी दोनों। तो देखिएगा, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग को हम कागज पर दिखाते हैं तो उसके लिए हम लघु मापक या मापनी का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीवारी मानचित्र यानी कि वॉल मैप व एटलस मानचित्र को क्या कहा जाता है। लघु मापक मानचित्र, प्लेनीमेट्रिक मानचित्र, या बृहद मापनी मानचित्र, या उपयुक्त सभी। तो दीवारी मानचित्र या वॉल मैप्स या फिर एटलस मानचित्र ये लघु मापक मानचित्र होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लेनीमेट्रिक मानचित्र किसे कहते हैं। जिसमें स्थलाकृतिक लक्षणों को प्राथमिकता दी जाए, या जिसमें सांस्कृतिक तत्वों के प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाए, या जिसमें आर्थिक तत्वों के प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाए, या फिर बी और सी दोनों। तो ऐसा मानचित्र जिसमें हम स्थलाकृतिक लक्षण के स्थान पर सांस्कृतिक व आर्थिक तत्वों के प्रदर्शन को प्राथमिकता देते हैं, वही क्या है, प्लेनीमेट्रिक मानचित्र कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये दोनों यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, बृहद मापनी मानचित्र किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है, भू संपत्ति मानचित्र, नगर के प्लान, स्थलाकृति मानचित्र, या उपयुक्त सभी। तो भू संपत्ति मानचित्र यानी कि कैडेस्ट्रल मैप जो होता है वो नगरों के प्लानों और स्थलाकृतिक मानचित्रों को ही बृहद मापनी वाले मानचित्र कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, समोच्च रेखाएं क्या होती हैं। मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली वास्तविक रेखा, या मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा, या फिर मानचित्र पर सर्वोच्च पर्वत शिखर से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो समोच्च रेखाएं हैं वे मानचित्र पर यानी कि मैप पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती हैं वही समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आकृति कैसी है। ज्वाइड शेप की है, शंक्वाकार की है, बेलनाकार की, या वृत्ताकार की। तो गणितीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो पृथ्वी एक ज्वाइड शेप की है। ज्वाइड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पृथ्व्याकार होता है। इन दो शब्दों से मिलकर जियो प्लस आईडी यानी कि इड से मिलकर बना है ये, और जो पृथ्वी और इसके त्रिविमीय आकृति होने को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ज्वाइड शेप की पृथ्वी की आकृति होती है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक ग्रिड में कितने प्रकार की रेखाएं हैं। 2 प्रकार की, 3, 4, या फिर 1। भौगोलिक ग्रिड में 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं। एक होती है लैटिट्यूड और एक दूसरी होती है लॉन्गिट्यूड, जिसे हम अक्षांश और देशांतर के नाम से जानते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है विषुवत वृत्त किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव पर खींची गई काल्पनिक रेखा, या दक्षिण ध्रुव पर खींची गई काल्पनिक रेखा, या फिर दोनों ध्रुवों के बीच समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा, या फिर ये सभी? तो दोस्तों जो दोनों ध्रुवों के बीच खींची गई समान काल्पनिक रेखा होती है वही क्या है? विषुवत वृत्त कहलाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, या भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, या फिर भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली वास्तविक रेखा, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों ये एक काल्पनिक रेखा होती है और भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है, इसलिए इसे ही हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई कितनी होती है? बताइएगा जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो आपको करना है कमेंट बॉक्स में। देखिएगा भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की जो लंबाई है वो 111 किलोमीटर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है जिस अक्षांश रेखा के संदर्भ में अन्य अक्षांश रेखाओं की गणना की जाती है, या जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य अक्षांश रेखाओं की गणना की जाती है। जिन देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना होती है, जिस अक्षांश रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना होती है। तो प्राइम मेरिडियन क्या है? जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाए उसे ही हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड रेखा किसे कहा जाता है? तो ये तो बहुत ही एकदम छोटा सा प्रश्न है, इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा। जल्दी से आंसर करिएगा कि भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, या उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, या ए और बी दोनों? तो देशांतर रेखा कौन सी होती है? जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती हैं वही देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड रेखा कहलाती हैं। अगला प्रश्न है ग्रीनविच मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? वाशिंगटन डीसी से, लंदन से, रोम से, या प्राग से? तो दोस्तों वाशिंगटन डीसी में अक्टूबर 1884 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में इंग्लैंड के लंदन के पूर्व में एक ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला में गुजरने वाले देशांतर रेखा को ही प्रधान मध्याह्न रेखा माना गया है और इसे ही हम ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दे देते हैं और यही क्या है? प्रधान मध्याह्न रेखा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, लंदन। अगला प्रश्न है कि पूर्व व पश्चिमी देशांतर किसे कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर की क्रमशः पूर्व एवं पश्चिम में स्थित देशांतर, या 0 डिग्री देशांतर की क्रमशः पूर्व एवं पश्चिम में स्थित देशांतर, या 0 डिग्री के क्रमशः उत्तर एवं दक्षिण में स्थित देशांतर, या 0 डिग्री की क्रमशः पश्चिम और पूर्व में स्थित देशांतर? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए 0 डिग्री की क्रमशः पूर्व और पश्चिम में स्थित जो देशांतर होते हैं वही हम पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के नाम से जानते हैं उसी को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूरा कर लेती है? 23 घंटे में, 24 घंटे में, 23 घंटे 30 मिनट, या 24 मिनट में? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर जो एक चक्कर लगाती है उसको 24 घंटे में पूरा करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इस प्रक्रिया में पृथ्वी जो है वो 360 डिग्री घूमती है। अगला प्रश्न है जिन स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होता है तो उनके समय में अंतर कितना होता है? 4 मिनट का, 3 मिनट का, 40 मिनट का, या 30 मिनट का? तो जिन स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होता है उनके समय में सिर्फ 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या कारण है कि पूर्व में स्थित स्थानों पर सूर्योदय सबसे पहले होता है? ऐसा कौन सा कारण है? पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, या पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, या ए और बी दोनों सही है?
तो पृथ्वी जो है वो हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर ही घूमती है, इसलिए पूरब में स्थित स्थानों पर सूर्योदय सबसे पहले होता है और पश्चिम में स्थित स्थानों पर सूर्योदय बाद में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि स्थानीय समय यानी कि लोकल टाइम किसे कहते हैं। ऑप्शन है जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक ऊपर होने वाले स्थानीय घड़ी में दर्शाने वाला समय, या जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक पूरब होने पर स्थानीय घड़ी में दर्शाने वाला समय, या जब सूर्य किसी देशांतर के ठीक ऊपर होने पर ग्रीनविच मध्य रेखा की घड़ी में दर्शाने वाला समय, या फिर जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक पश्चिम पर होने पर स्थानीय घड़ी में दर्शाने वाला समय। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक ऊपर से होकर गुजरता है तो वहाँ की जो घड़ियाँ हैं उसके समय में अपराह्न यानी कि दोपहर के 12 बजे लिए जाते हैं, और ऐसी स्थिति में उस स्थान विशेष की घड़ियों में लोकल टाइम या स्थानीय समय कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रीनविच के देशांतर को 0 डिग्री मानकर समस्त विश्व को समय कटिबंधों में कब बांटा गया। 1882 में, 1884, 1886 या 1880 में। बताइएगा जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 1884 में ग्रीनविच के देशांतर को 0 डिग्री मानकर समस्त विश्व को कटिबंधों में बांटा गया था। 1884 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है भारत का कुल देशांतरीय विस्तार कितना डिग्री है। 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। तो 30 डिग्री जो है ये भारत के कुल देशांतरीय विस्तार का है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की मानक मध्याह्न रेखा कितनी मानी गई है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर या 82.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो भारत की मानक मध्याह्न रेखा जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि प्रयागराज से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है। 5 घंटे, 4 घंटे, 5.5 घंटे या फिर 4.5 घंटे। तो भारत का समय जो है वो ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन किसे कहते हैं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा को, 0 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर या 82.5 डिग्री देशांतर। तो इंटरनेशनल डेट लाइन हम कहते हैं 180 डिग्री देशांतर को। ग्लोब पर 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों? तो इस देशांतर के दोनों ओर जो तिथियां हैं यानी कि डेट है उनमें 1 दिन का अंतर होता है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं होती बल्कि टेढ़ी मेढ़ी खींची होती है, जिससे वह किसी भी स्थल खंड से होकर नहीं गुजरती है। यह रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये 3 बार विचलित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न। आप बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, और अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।